नमस्कार दोस्तों। यह हमारा बिहार करंट अफेयर्स से रिलेटेड दूसरा वीडियो है। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया है जो मेरे यूट्यूब पे है, उसको आप देख लेंगे या हम उम्मीद करते हैं कि आप देख लिए होंगे। आइए देखते हैं बिहार आरक्षण संशोधन बिल 2023 ये क्या है और यह क्यों चर्चा में रहा। यह क्या है और यह क्यों चर्चा में रहा। तो यह बिहार में जातिगत सर्वेक्षण के बाद 9 नवंबर 2023 को विधानसभा में पास हो गया था, लेकिन जून 2024 में पटना हाई कोर्ट ने इस पे रोक लगा दी और कहा कि बिहार सरकार ने राज्य में जातिगत सर्वेक्षण कराने के बाद जो आरक्षण कोटा बढ़ाकर 65% किया है, यह वैध नहीं है। तो इसके बाद फिर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी अगस्त 2024 में अपने निर्णय में अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया और बताया कि यह निर्णय इंदिरा सहनी बनाम भारत संघ मामले में इंदिरा सहनी वर्सेज भारत संघ मामले में जो पारित सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है उसका उल्लंघन करता है। इस मामले में क्या था, तो इंदिरा सहनी बनाम भारत संघ मामले में जो निर्णय था उसमें अधिकतम सीमा रिजर्वेशन का 50% निर्धारित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना विधिक सेवा समिति का पुनर्गठन। तो 6 अक्टूबर 2023 को पटना हाई कोर्ट के जस्टिस है, उनका नाम है विपुल एम पंचोली। ये पटना हाई कोर्ट के जज हैं। इन्हीं की अध्यक्षता में विधिक सेवा समिति का पुनर्गठन किया गया है। और ये आपको बता दें कि इस पैनल के जो वकील हैं या अधिवक्ता लोग हैं, इनकी सेवा उन जरूरतमंदों तक निःशुल्क पहुंचाई जाती है जो गरीबी के कारण कानूनी लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं बिहार में पुलों का ढहाना।
बिहार में पिछले साल पुलों के ढहने की बात काफ़ी ज़ोरों शोर से चली। जुलाई 2024 की अगर हम बात करें तो सारण डिस्ट्रिक्ट में कौन नदी है? गंडक। गंडक नदी पर बना जो 15 साल पुराना पुल था वो ढह गया और 24 घंटे के अंदर सारण में पुल ढहने की यह तीसरी घटना थी। पुल ढहने की यह तीसरी घटना थी। यानी कि 20 जून 2024 से जुलाई 24, 17 दिनों के अंदर पूरे बिहार में मात्र 17 डेज में 12 पुल ढह गए थे, गिर गए थे। कुछ स्टैटिक बात कर लेते हैं। जो ये गंडक है, गंडक को नेपाल में गंडकी भी कहा जाता है, नारायणी भी बोलते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में बिहार ज्योग्राफी में देखेंगे। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि टाइगर जो रिजर्व्स है वो इसी नदी के तट पर स्थित है। ये जो पुल जो ढहे, इसके बारे में थोड़ा बहुत और बात कर लेते हैं। ये पुल जो ढहे, ये आपको बता दें कि सिवान, सारण नोट डाउन कर लेंगे, मधुबनी, अररिया और पूर्वी चंपारण और किशनगंज जिलों की घटना है। कौन कौन सा है? तो सिवान, सारण, मधुबनी, अररिया, पूर्वी चंपारण, किशनगंज में ये घटना हुई। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। एसजेवीएन की आईआईटी के साथ साझेदारी। ये एसजेवीएन क्या है? एसजेवीएन क्या है? तो यह सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड है। क्या है ये? सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। ठीक है। तो अप्रैल 2024 में अपनी एक सुरंग परियोजना, इनका एक प्रोजेक्ट है सुरंग परियोजना में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करने के लिए आईआईटी पटना के साथ समझौता किया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार को 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है। ये कौन कौन सी है और कहां कहां से जाती है? तो ये मार्च 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार को
दो नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बिहार को दी है। ये एक ट्रेन है वो पटना गोमती नगर, पटना गोमती नगर। ये गोमती नगर कहाँ है? तो लखनऊ है। जस्ट आप समझिए लखनऊ, लखनऊ से आपको पता होना चाहिए जो लखनऊ है गोमती नगर के किनारे स्थित है। तो ये एक जो ट्रेन है वो पटना से गोमती नगर जाएगी और दूसरी जो ट्रेन है वो पटना से न्यू जलपाईगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए ईवी की खरीद। तो जनवरी 2024 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पटना में, कहाँ पे? पटना में बिहार इलेक्ट्रिक वाहन कॉन्क्लेव और एक्सपो के दौरान 2 इलेक्ट्रिक कार की खरीद की घोषणा की। 2 इलेक्ट्रिक कार के खरीद की घोषणा की। पटना में क्या हुआ? तो पटना में बिहार इलेक्ट्रिक वाहन कॉन्क्लेव एक्सपो, बिहार इलेक्ट्रिक वाहन कॉन्क्लेव एक्सपो हुआ। ये जो कॉन्क्लेव एक्सपो हुआ, इस कार्यक्रम में विश्व संसाधन, अब ध्यान देंगे थोड़ा सा, विश्व संसाधन संस्थान, भारत और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से परिवहन विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। इसके सहयोग से डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा आयोजित किया गया था। इस दौरान परिवहन विभाग के जो एसीएस हैं उन्होंने बताया कि नए वाहन में इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल की हिस्सेदारी है वो 7% थी, जो राष्ट्रीय औसत से 6% से अधिक थी। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत मोटर वाहन कार में खरीद प्रोत्साहन छूट और मजबूत चार्जिंग अवसंरचना के प्रावधान के तहत वर्ष 2028 तक, ध्यान देंगे, वर्ष 2028 तक के निर्धारित समय के अंदर राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन की पहुंच 15% के लक्ष्य को पूरा करने का निर्णय लिया गया है। कितना प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य टारगेट रखा गया है? 15%। कब? 2028 तक। किसके तहत? तो बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में 3 नए पावर सब स्टेशन का निर्माण होगा। कितने? तो 3। बिहार में 3 नए पावर सब स्टेशन बनाए जाएंगे। थोड़ा सा इसको मोटा कर लेते हैं, बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, इसको मोटा कर लेते हैं। 1 मिनट। चलिए, बिहार में 3 नए पावर सब स्टेशन का निर्माण होगा। कहाँ कहाँ होगा? तो 3 जगह है। एक है वैशाली, दूसरा है बेगूसराय और तीसरा है बिहार शरीफ। कहाँ पे? बिहार शरीफ। थोड़ा ज्यादा मोटा हो गया। तो 3 जो नए पावर सब स्टेशन बनाए जाएंगे वो कौन कौन सा जगह है? वैशाली, बेगूसराय, बिहार शरीफ। और इस पे लगभग 37 करोड़
की लागत आएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार के घरेलू उपयोग में बिहार बना देश का तीसरा राज्य। तो घरेलू उपयोग के मामले में बिहार का पोजीशन अब क्या हो गया है पूरे देश में? तीसरा, थर्ड पोजीशन पे हमारा बिहार पहुंच गया है घरेलू उपयोग, काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। घरेलू उपयोग के मामले में जो फर्स्ट पोजीशन है वो है असम, और दूसरे में है सेकंड पोजीशन झारखंड, और तीसरा तो आपको पता है, ये थर्ड पोजीशन में हमारा अपना बिहार है। चलिए पटना हावड़ा वंदे भारत ट्रेन, यहां ध्यान देंगे, पटना हावड़ा वंदे भारत ट्रेन 24 सितंबर 2023। हमारे प्रधानमंत्री ने जो टोटल 9 वंदे भारत ट्रेन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो हरी झंडी दिखाई, उसमें एक हमारा क्या शामिल था? पटना हावड़ा वंदे भारत ट्रेन भी शामिल था। तो ये आप डेट याद रखेंगे, 24 सितंबर 2023। चलिए जल संचय के लिए पटना में 21 चेक डैम बनेंगे। सिर्फ और सिर्फ पटना में 21 चेक डैम बनाए जाएंगे। किस लिए? तो वाटर कंजर्वेशन के लिए, कह सकते हैं जल संचय के लिए। सितंबर 2030 में पटना जिले में जल संसाधन के लिए 21 चेक डैम बनाए जाने की मंजूरी दी गई है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो मनरेगा है, इसके तहत जो चेक डैम बनाए जाते हैं वो उसका जो होता है 1500 वर्ग फीट होता है, लेकिन ये जो बनेगा इससे अधिक एरिया में बनाए जाएंगे। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एनटीपीसी की 660 मेगावाट की सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट राष्ट्र को समर्पित। तो ये कब समर्पित? तो 18 अगस्त 2023। ये अगस्त उतना डेट पे आप फोकस नहीं करेंगे। 18 अगस्त 2023 को केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन थे उस टाइम? तो आरके सिंह। वो बिहार के बाढ़ में, कहां पे? तो बाढ़ में, ये पटना डिस्ट्रिक्ट में ही है। सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट को के जो 660 मेगावाट की इकाई है, ये देश को समर्पित किया है ना। यहां पे आपको एक इंफॉर्मेशन और बता दें कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट 3 गीगावाट सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित बिजली स्टेशन है। क्या है? 3 गीगावाट सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित, सुपर क्रिटिकल कोयला पे आधारित ये बिजली स्टेशन है ना, जिसे एनटीपीसी द्वारा विकसित किया जा रहा है। कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो बाढ़ में विकसित किया जा रहा है। चलिए, बिहार में स्टेट हाईवे के उन्नयन के लिए एडीबी और भारत सरकार, एडीबी मीन्स एशियाई डेवलपमेंट बैंक, और भारत सरकार द्वारा $295 मिलियन के ऋण का समझौता हुआ है। कितना? तो 295 मिलियन ऋण के। तो ये समझौता हुआ 27 जुलाई 2023 को। अब आपको लगता होगा कि ये बहुत पुराना है, तो ऐसी बात नहीं है। बिहार करंट अफेयर्स में आप 1.5 साल का पढ़ के जाएंगे
तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ ऐसे इंफॉर्मेशंस होते हैं जो बहुत पुराने होते हैं, लेकिन उसकी रेलेवेंसी बरकरार रहती है। तो बिहार में जो स्टेट हाईवे है उसके डेवलपमेंट के लिए एडीबी और इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा $295 मिलियन का ऋण समझौता किया गया है। बिहार में सड़क जो प्रोजेक्ट है और कनेक्टिविटी है और उसकी स्थिरता को बढ़ाने से संबंधित है ये। नेक्स्ट, बागमती मैरिन ड्राइव। बागमती मैरिन ड्राइव, इसको देखते हैं। ये बागमती जो मैरिन ड्राइव है 1 जुलाई 2023 को बिहार के जल संसाधन व सूचना जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा पटना में गंगा नदी के किनारे बने मैरिन ड्राइव की जो तर्ज पर दरभंगा में भी बागमती नदी के किनारे एक मैरिन ड्राइव को डेवलप किया है। ठीक है, ये बागमती नदी भी नॉर्थ बिहार में काफी भयावह दृश्य उत्पन्न करती है। ठीक है, नदी के किनारे जो मैरिन ड्राइव की तरफ पाथवे बनाया जाएगा, ये चतरिया गांव शहरी क्षेत्र में है, वहीं पे है चतरिया गांव, याद रखेंगे, चतरिया गांव दरभंगा का, वहीं पे मैरिन ड्राइव बनेगा। चलिए, वो दरभंगा के नजदीक ही होगा। देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल, नेक्स्ट, देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल ये कहां पे है भाई? तो ये पटना में ही है। और पटना में किस जगह पे है? तो राजवंशी नगर में है। कहां पे? राजवंशी नगर। इसका 29 जून 2023 की बात है, ये है ना। राजवंशी नगर देश का दूसरा सबसे बड़ा शुरू किया गया और इसमें बेड जो है 400 बेड होगा। ठीक है, और ये लोक नायक जयप्रकाश नारायण LNJP हड्डी अस्पताल है। LNJP हड्डी अस्पताल, LNJP। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नीतीश डिवाइस। इस बार तो ये 100% है, आएगा जिस रूप में आए, लेकिन ये आएगा 70वीं BPSC में। और हमें लगता है इतनी बार ये रिपीट हुआ है, लेकिन हमें लगता है कि ये आसान है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में ये आसान नहीं रहेगा। कुछ ना कुछ बदला हुआ सा नजर आएगा। क्या है? नीतीश डिवाइस, ध्यान देंगे क्या है? नीतीश डिवाइस। चलिए इसको देखते हैं, नीतीश डिवाइस। सबसे पहले इसका हम फुल फॉर्म देखते हैं, है ना। सबसे पहले इसका हम फुल फॉर्म देखते हैं, नीतीश डिवाइस का फुल फॉर्म देखते हैं। फरवरी 2024 इसी वर्ष की बात है ना। और इसको जो है और बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किया है। तो सबसे पहले ये जान ले कि इस डिवाइस को कौन लॉन्च किया है। तो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये ध्यान रखेंगे। स्टेटमेंट बनेगा तो ऐसे बन सकता है। फुल फॉर्म है नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ह्यूमन लाइफ्स। इसको नोट डाउन कर लेंगे, नहीं तो अच्छे से दिमाग में बैठा लेंगे। नोवेल
इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ह्यूमन लाइफ्स नीतिश डिवाइस। अब इस तकनीक का काम क्या होगा? तो जो तड़ित है, बाढ़ या हीट वेव्स या कोल्ड वेव्स को ये टारगेट करेगा। किसको टारगेट करेगा ये? तो तड़ित, लाइटनिंग कह सकते हैं, बाढ़ को, हीट वेव्स को और कोल्ड वेव्स को ये टारगेट करेगा। इसमें दिया गया है, इस डिवाइस में जीवन बचाने की डिवाइस है ये, और इसे तैयार किया है आईआईटी पटना, आईआईटी पटना के सहयोग से इसे निर्मित किया गया है। ये भी याद रखेंगे, ठीक है ना? तो ये भी आप याद रखेंगे। इस डिवाइस जो है 3 तरह से अलर्ट जारी करेगा। पहला जो ये डिवाइस हमें जो अलर्ट करेगा 3 तरह से। सबसे पहले यह ध्वनि संदेश भेजेगा। दूसरा, इसका जो कलर है ग्रीन से रेड हो जाएगा। और तीसरा जो है, यह डिवाइस तब तक गर्म होता रहेगा जब तक उसका उपयोगकर्ता इसे बंद ना करे। यह गर्म होते रहेगा जब तक ये बंद नहीं हो जाता। थोड़ा सा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं SDMA, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में। तो ये नवंबर 2007 में, है ना, जो एक अधिनियम था, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, इसके तहत इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना? तो ये भारत सरकार के द्वारा एक अधिनियम लाया गया था, वो 2005 है, और बिहार सरकार ने इसी के तहत जो है नवंबर 2007 में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन या इसकी स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है बिहार में आयुष्मान कार्ड के बारे में हमें जानना है। बिहार में आयुष्मान कार्ड, भारत आयुष्मान कार्ड जारी। तो आपको पता होगा कि आयुष्मान कार्ड वैसे लोगों को दिया जाता है जिनके पास क्या है? राशन कार्ड है। अब सवाल है कि ये राशन कार्ड किसको दिया जाता है? इसके तहत ये जान लीजिए कि 5 लाख तक फ्री में इलाज की, मुफ्त इलाज की व्यवस्था है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जिन लोगों को राशन कार्ड दिया गया, उनके तहत जो इसके अधिनियम के तहत जो जिन लोगों को चावल मिलती है, दाल मिलता है, वो इस तरह से, तो 5 किलो चावल, और तो इन लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त जो है इलाज होगा। इसमें जो है सिवान जिला सबसे आगे रहा। इस मामले में आयुष्मान कार्ड जारी करने के मामले में सिवान जो जिला था सबसे आगे रहा, यानी कि सबसे अधिक यहाँ पे जारी किया गया। इसके बाद आपका मुजफ्फरपुर है और तब आके पटना है। तो ये याद रखना है कि बिहार में जो आयुष्मान कार्ड जारी किया गया उसमें सबसे नंबर 1 पर कौन रहा?
तो आपका सिवान डिस्ट्रिक्ट रहा। थोड़ा सा एक और बात इसमें हम बता देना चाहेंगे कि ये जो आयुष्मान कार्ड जो था, ये कब शुरू किया गया, ये दिया किसके तहत जाता है, तो पीएमजेवाई के तहत, पीएमजेवाई, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, है ना। और ये आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ये योजना है, स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसे 2018 में, क्या 2018 में इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की बिहार यूनिट का 2 दिवसीय 29वां वार्षिक सम्मेलन जो हुआ है, इसके बारे में देखते हैं। तो कौवा था ये कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का 29वां। ये कहाँ संपन्न हुआ, तो पटना में हुआ। पटना में जो एक होटल मौर्या है, बहुत फेमस है, होटल मौर्या में ये संपन्न हुआ। इसका शुभारंभ किसने किया, तो माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो करेंगे, उन्होंने ही किया। और इसी सम्मेलन में हमारे सीएम महोदय ने कहा कि जो पीएमसीएच है, पीएमसीएच को 5462 बेड का जो बेड बनाया जा रहा है वो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। फिर उन्होंने बताया कि जो 7 निश्चय 2 है उसमें बाल हृदय योजना की शुरुआत की गई है। यह भी बताया कि राजवंशी नगर में, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर में देखा है कि जो दूसरा सबसे बड़ा जो हड्डी अस्पताल बन रहा है उसका भी उन्होंने बताया। आंख के लिए बताया कि राजेंद्र नगर अस्पताल को विशिष्ट अस्पताल बनाया गया है, और डायबिटीज के लिए न्यू गार्डिनर अस्पताल को विशिष्ट अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो आंख के लिए राजेंद्र नगर और डायबिटीज के लिए न्यू गार्डिनर अस्पताल को विकसित किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। गुड़मार, ये क्या है भाई, गुड़मार ये क्या है, जरा इसको देखते हैं, ध्यान देंगे। गुड़मार ये एक जगह है, ये एक स्थान है, एक प्लेस है ये गुड़मार। तो ये कहां है, सॉरी, ये गुड़मार एक औषधीय पौधा है। अगस्त दो, सॉरी, इसके लिए ये प्लेस नहीं है, ये एक अगस्त 2024 में 2024 में आपको पता है कि गया में एक पहाड़ी है, बीपीएससी पिछले दिनों पूछी भी है, ब्रह्मयोनी पहाड़ी, ब्रह्मयोनी पहाड़ी। तो इस पहाड़ी पर गुड़मार मिला है, ठीक है ना। ये एक औषधीय पौधा है, क्या है, तो औषधीय पौधा है। और सीएसआईआर ने ये बताया कि पहले से ही मधुमेह रोधी दवा, एक कौन है, डायबिटीज की दवा BGR34 को विकसित करने में इस जड़ी बूटी का उपयोग किया गया है। और गुड़मार में जिम्नेमिक एसिड, क्या नाम है, जिम्नेमिक, याद रखेंगे,
ये काफी टिपिकल प्रश्न हो सकता है। जिम्नेमिक एसिड की उपस्थिति के कारण यह रक्त शर्करा के स्तर को कम करने की विशेष क्षमता रखता है। ब्लड में जो है शुगर को कम करने की क्षमता रखता है। क्या नाम है ये? जिम्नेमिक एसिड गुणमार में ये पाया जाता है और आंत की बाहरी परत में रिसेप्टर साइट्स को के ऊपर प्रभाव डालकर कार्य करता है, जिसमें ये क्या होता है कि मिठास की इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो याद रखेंगे आप इसमें कि BGR34 क्या है? तो यह एक डायबिटीज की दवा है ना। गुड़मार जो पौधा मिला है यह औषधीय पौधा है। इसका प्रयोग BGR34 में किया जाता रहा है और यह इसमें जो पाया जाता है वह जिम्नेमिक एसिड है ना, जो शुगर लेवल को कम कर देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कांवरताल आर्द्रभूमि जो है कहाँ है ये? तो सबसे पहले अब बताइए ये कहाँ है कांवरताल के बारे में। तो ये कहाँ है? सबसे पहले बताइए कांवरताल कहाँ है? चलिए, तो यह है कांवरताल आपका बेगूसराय में। और ये एक गोखुर झील है। क्या है? गोखुर झील है। तो ये चर्चा में क्यों रहा? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसको जो है जांच के लिए कुछ टीम बना के भेजी है कि इसकी जांच हो जाए। ये सूख रहा है क्योंकि इस पे रामसर साइट का अतिक्रमण का एक आरोप भी लगा था, है ना। 1989 में इस आर्द्रभूमि को बिहार सरकार के द्वारा पक्षी अभयारण्य के रूप में नामित किया गया था। पक्षी अभयारण्य के रूप में नामित किया गया था। 2020 में ये रामसर साइट बन गया और यह एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की गोखुर झील है। एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की गोखुर झील है ना। धीरे धीरे ऐसा देखने को मिल रहा है कि यह सिकुड़ते जा रहा है, संकुचित होते जा रहा है। अब यह एक अवशिष्ट गोखुर झील के रूप में बदल गया है। यह भी ध्यान देने की बात है कि यह जो है इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो हम थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, यह गंडक रिवर है या बूढ़ी गंडक रिवर है। अच्छा, हम कंफर्म करके आपको बता देंगे। मेरे ख्याल से ये बूढ़ी गंडक ही है। बूढ़ी गंडक जो है बूढ़ी गंडक होगा। ये गंगा की जो सहायक नदी है, इसके विसर्ग के कारण इस गोखुर झील का निर्माण हुआ है। चलिए नेक्स्ट, बिहार में नए रामसर साइट। तो 5 जून को एक डे मनाया जाता है। कौन सा डे? तो कह सकते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। तो इसी डे के अवसर पर बिहार में नागी और नकटी ये दोनों पक्षी अभयारण्य है। क्या है? पक्षी अभयारण्य। और इसको रामसर साइट में जोड़ दिया गया। ठीक है ना। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि अब तक भारत में कितने रामसर साइट्स हैं,
मेरे ख्याल से 85 हो गए हैं, अब देख लेंगे। बिहार का नागी और नकटी, ये किस जिला में है? ये किस जिला में है? तो ये है जमुई में। नागी और नकटी जो पक्षी अभयारण्य है, ये जमुई में है। और इसको मिलाकर के जो रामसर साइट्स हो गए हैं बिहार में जो टोटल साइट हो गया वो 3 हो गया। चलिए, बिहार में बाढ़, बागमती और कोसी। आप अलग से भी स्टैटिक एरिया में बागमती रिवर और कोसी रिवर को देख लेंगे। यहाँ से प्रश्न इस बार, अगर बिहार की नदियों से प्रश्न तो बार बार पूछे जाते रहे हैं, तो इस बार संभावना है। वैसे मैं आपको वीडियो में एक फिर से करा दूंगा, लेकिन आप अपने स्तर से भी इसको देख लेंगे। बागमती और कोसी प्रश्न आना है, इसको 5 स्टार लगा करके स्टैटिक एरिया में इसको पोर्शन में जीएस के बिहार स्पेशल वाले में देख लीजिएगा। बागमती की वजह से मुजफ्फरपुर में बाढ़ आया था। बस इतना ही कहना था इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और इस रिवर के बारे में थोड़ी बहुत अगर आप चर्चा करना चाहेंगे तो बता दें, बागमती नदी नेपाल और भारत के बीच है, ये सीमा पार नदी कह सकते हैं। तो इंडिया नेपाल सीमा पार नदी, इसको पूर्ववर्ती नदी भी कह सकते हैं। यह नेपाल में काठमांडू से शुरू होती है, ध्यान रखेंगे। और बिहार में बोर्न स्थान के पास यह कोसी में मिल जाती है। तो ये याद रखें, कोसी में मिल जाती है। इसकी कुल जो बिहार में लंबाई है 394 किलोमीटर है। बिहार में इसकी लंबाई कितनी है? लेंथ 394 किलोमीटर है, ये याद रखेंगे। और इससे आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं। यह सीतामढ़ी, समस्तीपुर, नरकटियागंज, जो एक रेलवे है, उसी रेलवे पे एक ढेंग नदी है। क्या है? ये सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। ढेंग नदी से 2.5 किलोमीटर थोड़ा सा पश्चिम में है, मैं गया भी हूं वहां, भारत में, इंडिया में प्रवेश करती है या बिहार में प्रवेश करती है। ओके, बागमती के बारे में एक इंफॉर्मेशन और जान लें। पशुपतिनाथ जो मंदिर है वो इसी के किनारे पे है, नेपाल में है पशुपतिनाथ मंदिर, भगवान शिव का मंदिर है ये। एक और इंफॉर्मेशन देखिए, कोसी और बागमती से अक्सर सहायक वाक्य कहीं पूछ सकता है, तो विष्णुमती, धोबी खोला और मनोहरा, ये बागमती की सहायक नदियां। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे इसको। बसुमती, धोबी खोला, मनोहरा, ये बागमती की सहायक नदियां हैं। इसकी जो लंबाई है 394 किलोमीटर। चलिए,
एक और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन को देखते हैं कि आकाशीय जो बिजली गिरने में बिहार में सबसे ज्यादा मौतें हुई। और एक रिपोर्ट में बताया गया है कि हमारा जो जिला है शिवहर, सीतामढ़ी के बगल में ही है, बांका छोटा डिस्ट्रिक्ट है ये भी, और कैमूर, और एक और है किशनगंज। ओके, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है और इन चारों डिस्ट्रिक्ट में मिलाकर के सबसे ज्यादा आकाशीय बिजली से मृत्यु दर्ज की गई। नेक्स्ट, वर्ष 2017 तक 70 तक बिहार का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, तो क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे रिपोर्ट के अनुसार बिहार का ग्रीन हाउस उत्सर्जन वर्ष 2070 तक 5.2 गुना या टाइम्स बढ़ने का अनुमान है। उल्टा मत सोच लीजिएगा, यहां पे हमारा जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इसका जो है बढ़ने का चांसेस है, वृद्धि होने की बात की जा रही है, जबकि 2070 तक इंडिया कह रहा है कि शुद्ध शून्य उत्सर्जन जो है, जीरो जो है हम कर लेंगे। हमारा जो है कार्बन का इमिशन जीरो हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसेस का, और यहां दिखाया जा रहा है कि 2070 तक बिहार में ये काफी बढ़ जाएगा, 5.2 टाइम्स ये बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में वृद्धि। कहीं पे मिला था, अभी जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से यहाँ पे बाघों की संख्या 54 हो गई है। कितनी हो गई है वर्तमान में? 54 हो गई है। और ये भी आप याद रखेंगे कि यह गंडक नदी के किनारे है, तट पर है, और इसके आसपास में बहुत सारी नदियां हैं, जिसमें आपका एक तो हो गया जो मेजर रिवर है वो गंडक हो गया, पंडई है एक, पंडई, मनोर, ध्यान रखेंगे। बहुत छोटा छोटा इंफॉर्मेशन आजकल बिहार स्पेशल से पूछा जा रहा है और इसी टाइप का पूछा जा रहा है। तो गंडक, पंडई, मनोर, हरहा दून इसी नदी के नाम पर है, मसान और भपसा, है ना। और ये जो नदियां हैं ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अलग अलग क्षेत्रों से होकर के प्रवाहित होती है। तो प्रश्न आपसे बन सकता है, बनना स्वाभाविक है। तो क्या पूछेगा आपसे कि निम्नलिखित में या इनमें से कौन सी नदियां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के आसपास के क्षेत्रों से प्रवाहित होती है या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से होकर के प्रवाहित होती है, ऐसे दे सकता है। और पूरा का नाम दे देगा और फिर कूट दे देगा, सत्य असत्य दे देगा, 1 2 3 ऐसे करके दे देगा, तो आप इसको कर लेंगे। गंडक, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कौन है? एक तो गंडक है जो मेजर रिवर है, पंडई, मनोर, हरहा, मसान, भपसा। पंडई, मनोर, हरहा, मसान, भपसा। राइनो टास्क फोर्स, तो ये क्या है? राइनो टास्क फोर्स ये गैंडा जो होता है ना, गैंडा,
तो गैंडों के संरक्षण से संबंधित है। सॉरी, गैंडों के संरक्षण से ये संबंधित है ना। राइनो टास्क फोर्स और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में ये बनेगा। कहां पे? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। अब ध्यान रखेंगे, इस बार यहां से प्रश्न आएगा, निश्चित रूप से आएगा। काफी चर्चा में हमारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व रहा है। ये टास्क फोर्स जो गठित किया गया है, राइनो टास्क फोर्स, गैंडों के संरक्षण के लिए, है ना। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बनेगा गैंडों और गिद्ध संरक्षण केंद्र। बिहार सरकार ने बनाई राइनो टास्क फोर्स। आपको ये पता होना चाहिए कि इससे हमारा जो वीटीआर है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक गैंडा है। कितना है? एक। जबकि हमारा जो जू है, पटना चिड़ियाघर, संजय गांधी जैविक उद्यान, यहां पे 14 है। ठीक। गिद्ध के लिए जो वीटीआर बनेगा, गिद्ध के लिए ये भी आप एक याद रखेंगे, 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है। और एक चीज और याद रखेंगे कि पटना जो चिड़ियाघर है, वहां पे राइनो ब्रीडिंग सेंटर भी है। सेंटर भी। आइए देखते हैं नेक्स्ट, आर्द्र भूमि मित्र। क्या? आर्द्र भूमि मित्र। बस थोड़ा सा और है, इसको हम लोग देखेंगे, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा आपका वीडियो। इसको छोड़ेंगे नहीं, उसको आराम आराम से देख लेंगे 2-3 बार में। काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को इसमें डाला गया है। आप देखेंगे एग्जामिनेशन हॉल में कितने सारे प्रश्न मिलते हैं, और आगे भी मैं इस कुछ और वीडियो बनाऊंगा। आर्द्र भूमि मित्र, तो बिहार में 45 वेटलैंड्स का एक हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा है। ठीक है ना। और इसके देखरेख के लिए आर्द्र भूमि मित्र का चयन किया जाएगा। चलिए, राज्य के 10 जिलों में ये फैले हुए हैं। जो 45 जो वेटलैंड्स हैं, ये 10 डिस्ट्रिक्ट में ये फैले हुए हैं। ये 10 जिले हैं: मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, ध्यान रखेंगे, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, बक्सर। ध्यान रखेंगे, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय और बक्सर। नेक्स्ट, नालंदा यूनिवर्सिटी के परिसर का उद्घाटन। मोस्ट वीवीआई नालंदा यूनिवर्सिटी के नए परिसर का उद्घाटन हुआ। कब हुआ? तो किसने किया? तो जून 2024 में हुआ। हमारे पीएम ने इसका उद्घाटन किए। ये राजगीर में है। आपको पता होना चाहिए
कि यह जो है इस विश्वविद्यालय की जो परिकल्पना जो की गई है, भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन देशों के बीच संयुक्त सहयोग के रूप में की गई है। ईएस की अभी बैठक भी हुई है, तो आप लोग देख को पता ही होगा। और यह जो परिसर होगा इसकी क्या विशेषता होगी, तो नेट जीरो होगा, यानी कि पूरी तरह से ये ग्रीन परिसर होगा, बिल्कुल इको फ्रेंडली होगा। एक और इंफॉर्मेशन है इसे कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी का जो खंडहर था उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया था, तो किस वर्ष किया गया था, तो आप याद रखेंगे 2016। शायद ये 60वीं से 62वीं में ये प्रश्न इस टाइप का पूछा गया था, ठीक है ना। तो कब इसको यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था, तो 2016 में। इस बार भी ये इंपॉर्टेंट है। एक है आपका महाबोधि मंदिर, और ये महाबोधि मंदिर वाला शायद 2002 में है, ठीक है। बिहार के 10,000 स्कूलों में कंप्यूटर लैब, और यह किस क्लास से किस क्लास तक, बस इतना आपको जान लेना है। तो 6 to 8 के छात्र छात्राओं को इस लैब का बेनिफिट्स मिलेगा। और इसके लिए है जो हाई स्कूल्स हैं वहां पे 20, और जो मिडिल स्कूल है वहां पे 10-10 कंप्यूटर लगाए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये बार बार क्यों ऐसा हो जा रहा है। हाँ, एक थोड़ा सा देखते हैं मखाना के बारे में। 85% जो मखाना है वो हमारा बिहार प्रोडक्शन करता है, ये याद रखें। और 10 लाख लोगों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में रोजगार मिलता है। एक और चीज है, अब देखेंगे मखाना में क्या क्या मिलता है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो कैल्शियम मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, आयरन मिलता है, फास्फोरस मिलता है, और कुछ जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, साथ साथ प्रोटीन और फाइबर भी इसमें मिलता है, ध्यान रखेंगे। इसलिए ये काफ़ी ये चीज़ है कि 2022 में मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया। बस इतना सारा था। कुछ और इन्फॉर्मेशन है एक दो। मैंगो, आम के उत्पादन में बिहार का पोजीशन देश में बिहार थर्ड है, तीसरा पोजीशन। अच्छा ये बताइए जर्दालू आम कहाँ मिलता है, तो ये भागलपुर, इसको भी जीआई टैग मिला है। जर्दालू आम ये भागलपुर का, और इसको जीआई टैग 2018 में जीआई टैग मिल चुका है। एक ये इंफॉर्मेशन है आपका, देखते हैं इसको। केंद्र का लक्ष्य गेहूं खरीद में 7 गुना बढ़ोतरी करना है। तो 2024-25 में टारगेट है कि
उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार जैसे राज्यों से 7 गुना ये अपना टारगेट रखे हैं। और 2024 के लिए गेहूं का MSR मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस है वो 2275 प्रति क्विंटल है, तय किया गया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक है वाइल्ड एंड नेचुरल गैस लिमिटेड, जरा सा इसको देखते हैं क्या था इसमें। वाइल्ड एंड नेचुरल गैस लिमिटेड जो कॉरपोरेशन है, ठीक है ना, ये जो गंगा बेसिन है उसी में, ये बिहार में भी गंगा बेसिन में पड़ता है। तो एक हमारा डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ बिहार का, समस्तीपुर। क्या है? समस्तीपुर। तो समस्तीपुर में ये कुआं की खुदाई करेंगे और इसकी पहली जो ड्रिलिंग होगी 2024 में शुरू की जाएगी। तो बिहार में कौन कंपनी करेगी? ONGC। कहाँ पे? समस्तीपुर। नेक्स्ट, पूरे भारत में लीची खेती का विस्तार किया जाएगा। ये प्रयास कौन किया है इसके लिए? तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन लीची, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन लीची। अच्छा, ये कहाँ है? ये तो बिहार के मुजफ्फरपुर में है, ठीक है ना। लीची में बिहार फर्स्ट है, प्रथम आता है उसके प्रोडक्शन में। इसके बाद में सेकंड पोजीशन में वेस्ट बंगाल आता है, दूसरा। और तीसरा स्थान किसका है पता नहीं। और वर्ल्ड में लीची सबसे ज़्यादा का, तो इसको भी ज़रा ध्यान में रखेंगे। विश्व में सबसे ज़्यादा जो लीची है वो चाइना है, चाइना। और हमारा इंडिया है ये दूसरा पोजीशन पे है, द्वितीय स्थान। बिहार डेयरी कैटल एक्सपो, बिहार डेयरी कैटल एक्सपो 2023, दिसंबर 2023 में माननीय मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। ये कहाँ हुआ? इस दौरान हमारे जो CM हैं वो पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय किशनगंज का शुभारंभ किया। बिहार में 3 नए औद्योगिक क्षेत्रों की घोषणा जो की गई है, बिहार में 3 नए औद्योगिक क्षेत्रों की घोषणा की गई है। ये घोषणा 17 दिसंबर 2023 को की गई। ये कहाँ कहाँ होगा? तो गया, दूसरा मुंगेर और तीसरा जो है नालंदा।
याद रखेंगे तो ये 3 न्यू इंडस्ट्रियल रीजन है। ओके, चलिए नेक्स्ट। मछली के मामले में आत्मनिर्भर हुआ बिहार। अच्छा, ये एक चीज़ याद रखिएगा, हमारे यहाँ जो मछली है बिहारियों की जो पसंद है, उसमें पहला जो मछली आता है कतला, इसके बाद में रोहू और नैनी। मछली उत्पादन में प्रथम कौन है? तो भारत में अगर आप देखें तो आंध्र प्रदेश, और बिहार में देखें तो मधुबनी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र, उत्तर बिहार का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र ये मुजफ्फरपुर में। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में एक जगह है बेला इंडस्ट्रियल रीजन, उसी में बेला इंडस्ट्रियल रीजन, बेला औद्योगिक क्षेत्र है ना, तो यहीं पे खुलेगा जो नॉर्थ बिहार का होगा। नेक्स्ट, बिहार में इथेनॉल के लिए मक्का उत्पादन पर जोर है ना, और 100% हाइब्रिड सीड्स लगाने का लक्ष्य रखा गया है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी पटना आई थी, और किस लिए आई थी? तो हमारा जो 4th एग्रीकल्चरल रोड मैप, कृषि रोड मैप कह सकते हैं, ये 2023 से 2028 के बीच में था। इसी दौरान उन्होंने इथेनॉल के उत्पादन पर जोर दिया। थोड़ा सा इथेनॉल को आप लोग अलग से भी देख लेंगे, इसका केमिस्ट्री में, और इसका कुछ इसका केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू आप देख लेंगे। ये जो कृषि रोड मैप है, मुर्मू जी 18 अक्टूबर 2023 को आई थी। डेट भी इंपॉर्टेंट। और ये शुरुआत कहाँ से हुआ? तो सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर है, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई, और वो वहीं में है एक बापू सभागार। बापू सभागार से काफ़ी चर्चा में रहता है। नेक्स्ट, हाँ, ये राशि भी देख लेते हैं। 1,62,000 करोड़ रुपया को स्वीकृति दिया गया है इसके लिए। चलिए कुछ स्टैटिक चीज देखते हैं कृषि रोड मैप से। जो पहला जो एग्रीकल्चर रोड मैप है वो कब? 2008 में। 2008 में। सेकेंड एग्रीकल्चर रोड मैप, ये 2008 से 2012 था। और ये फिर
2012 से 2016 का था, 2016 से 2020 ऐसे करके थोड़ा सा मिस कर रहा है। दूसरा जो कृषि रोड मैप था वो पूर्व राष्ट्रपति हमारे जो दिवंगत राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी आए थे। तीसरा जो रोड मैप था वो भी हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति अभी दिवंगत नहीं हैं रामनाथ कोविंद जी आए थे। और चौथे में इस दौरान जो और इंफॉर्मेशन आया, आलू के उत्पादन में एक नालंदा का एक गांव वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और इसी एग्रीकल्चर रोड मैप की वजह से चावल, गेहूं और मक्का के उत्पादन को लेकर बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। लगातार 3 बार कृषि कर्मण पुरस्कार भी मिला है। एक बीपीएससी में यहां से क्वेश्चन भी पूछा गया है विगत वर्षों में। अब आइए, बिहार के 10 जिलों में बनाए जाएंगे सीड्स हब। तो ये कोई बहुत इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 10 जिलों में होगा गेहूं, दलहन और तिलहन के बीज का उत्पादन होगा। ये आप देख सकते हैं, गेहूं, दलहन और तिलहन का। कुछ इंपॉर्टेंट सा है वो देख लेते हैं। गया में गेहूं का होगा, गेहूं, चना और मूंग का होगा। ठीक है। कृषि में मुजफ्फरपुर देश में शीर्ष स्थान पर। कृषि में मुजफ्फरपुर देश में इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी शीर्ष स्थान पर। तो 5 अक्टूबर को 2023 को नीति आयोग ने 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग जारी की, जिसमें मुजफ्फरपुर जिला को कृषि के क्षेत्र में शीर्ष स्थान मिला है। नेक्स्ट, बिहार की जैविक कॉरिडोर योजना जुलाई 2023 की बात है। ये 13 जिलों में चल रही है जैविक योजना, और इसको एक्सटेंड करके 2025 तक चलाया जाएगा। बस 13 जिलों में बीपीएससी में पूछा भी है 2025 तक। इसमें है गंगा नदी के किनारे स्थित है, ये गंगा रिवर के किनारे स्थित है। थोड़ा सा एक नज़र देख लेते हैं, वो एक हो जाएगा पटना। उसके बाद आएगा बक्सर भी है इसमें, गंगा नदी के किनारे, छूट गया, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय। देख लेंगे आप बिहार के मैप पर भी इसको देख लेंगे। भागलपुर, मुंगेर, फिर आपका हो गया कटिहार, ये और नालंदा। तो आप एक चीज ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन ये भी पूछा है कि गंगा रिवर के किनारे कितने बिहार के जिले हैं, तो 12 जिले हैं, और एक इसमें आपका नालंदा जुड़ जाता है, तो कितना हो जाता है 13। तो इन 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर योजना बिहार सरकार चला रही है।
तो रहने देते हैं। नेक्स्ट जो है अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ जो प्रमुख स्थान हैं कला संस्कृति से रिलेटेड उसको।